खगोल भौतिकी। पृथ्वी का वायुमंडल। हमारी ठोस पृथ्वी गैसों की एक परत से ढकी है जिसे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर हर प्रकार के जीवन के लिए हमें वायुमंडल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही अकेला ग्रह है जिसका वायुमंडल जीवन के अनुकूल है। हमारा वायुमंडल विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन है। इसके अलावा इसमें हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प सहित बहुत कम मात्रा में अन्य अणु भी शामिल हैं। सांस के लिए हवा देने के साथ साथ वायुमंडल हमें सूरज के विकिरण और गर्मी से भी बचाता है। दिन में वायुमंडल अत्यधिक गर्मी से बचाता है और रात में ये हमें एक गर्म कंबल की तरह ढक लेता है जिससे हम अत्यधिक ठंड से बचे रहते हैं। यह हमें देता है हमारा मौसम, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जल वाष्प, मौसम व तापमान नियंत्रण। मुझे उम्मीद है कि आपको एहसास हो रहा होगा कि गैसों का ये कंबल हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वायुमंडल लगभग 10,000 किलोमीटर मोटा है और विभिन्न परतों में बटा हुआ है। यह शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर से शुरू होता है जो जमीन के सबसे नजदीक है और 14.5 किलोमीटर ऊपर तक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। बादल शोभ मंडल में ही बनते हैं और मौसम का सारा प्रभाव लगभग यही होता है और मौसम को प्रभावित करने वाले लगभग सभी कारक भी यही मौजूद होते हैं। इसके बाद समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर है जो 50 किलोमीटर तक है और जिसमें बहुत जरूरी ओजोन परत है। ओजोन परत समताप मंडल को गर्म करती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोखती व बिखेरती है जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह का जीवन सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर है। यह हमें अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से बचाता है जिन्हें उल्का कहते हैं। जब वे मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो हवा का घर्षण उनमें से अधिकांश उल्काओं को जला देता है या कम से कम उन्हें बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। फिर बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष के साथ मिल जाता है। एक और बढ़िया चीज जो वायुमंडल करता है वह है कि ये हमारे लिए एक दूसरे को सुनना संभव बनाता है। चिड़ियों का गाना, रोड पार करते वक्त गाड़ियों की आवाज। ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए हवा चाहिए। क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है इसीलिए वहाँ ध्वनि तरंगे चल नहीं सकती हैं और अंतरिक्ष शांत है। जिन फिल्मों में अंतरिक्ष यान हमारे वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं और उनमें धमाका होता है वो सब आवाजें नकली होती हैं। वास्तव में आपको वहाँ कुछ नहीं सुनाई देगा। ध्वनि के अलावा हमारे नीले आकाश के लिए भी वायुमंडल का ही शुक्रिया करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आकाश नीला क्यों है जबकि अंतरिक्ष काला है? वीडियो को रोकिए और सोचिए। सूर्य की सफेद रोशनी वायुमंडल के अणुओं पर पड़ती है जिससे स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन होता है। नीली रोशनी हर दिशा में बिखर जाती है और आकाश नीला दिखता है। नीली रोशनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसीलिए बाकी तरंगों की तुलना में वायुमंडल के अणु सबसे ज्यादा नीली को ही बिखेरते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसीलिए वहाँ से आकाश हर समय काला दिखता है क्योंकि वहाँ कोई कण नहीं है जो नीली रोशनी का प्रकीर्णन कर सके। इसीलिए अपोलो लैंडिंग की सभी तस्वीरों में आकाश हमेशा काला दिखता है। तो हमने कुछ कारण देखे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल इतना जरूरी क्यों है। हम आखिर में वायुमंडलीय दाब के बदलाव पर नजर डालेंगे। हवा का दबाव ऊपर मौजूद हवा के भार से संबंधित है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है हमारे ऊपर हवा तो होती है लेकिन उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है जब तक कि हम वायुमंडल के आखिरी छोर तक न पहुंच जाएं। वहां बिल्कुल हवा नहीं होती है और इसीलिए दबाव भी नहीं होता है।
वायुमंडल के अधिकतर अणु गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के नजदीक हैं। इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ पहले वायु दाब तेजी से कम होता है और अधिक ऊंचाई पर धीरे से कम होता है। इसीलिए पहाड़ों पर हवा पतली होती है और अक्सर पर्वतारोहियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। माउंट एवरेस्ट पर दबाव समुद्र स्तर के दबाव का सिर्फ 30% है। तो ये थे वे कारण जिनकी वजह से वायुमंडल बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर पर सबसे ज्यादा है और ऊंचाई बढ़ने के साथ घटते रहता है।